मैं मौमिता हूँ। किसी ने मुझे निर्भया कहा, किसी ने मुझे दामिनी कहा, पर मैं मौमिता हूँ। मैं कोलकाता केस में एक ट्रेनी डॉक्टर हूँ और आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी बता रही हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती लाडली बेटी हूँ, जिसका सपना था कि बड़ी डॉक्टर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना और अपने सपनों को पूरा करना। आज आप मुझे कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के रूप में जानते हैं। कुछ लोग मुझे मयूरी कहते हैं, कुछ लोग निर्भया या दामिनी, लेकिन मेरा नाम डॉक्टर मौमिता है। आज देश भर में मेरा नाम हर घर में लिया जा रहा है, लेकिन मैं वही साधारण लड़की हूँ जो एक छोटे से परिवार से आई थी। आप सबने मुझ पर जो प्यार बरसाया और मेरे परिवार को जो सहारा दिया, उससे मेरा दिल बहुत खुश है। यही कारण है कि मैं आप तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं पश्चिम बंगाल की रहने वाली एक मामूली सी लड़की हूँ। मेरा जन्म 1993 में हुआ था। घर में इकलौती होने के कारण मैं अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। बचपन से ही मैंने अपने माता पिता को बहुत मेहनत करते हुए देखा। मुझे अब भी याद है जब मैंने पहली बार डॉक्टर बनने की इच्छा जाहिर की थी। हम मिडिल क्लास फैमिली से थे, फिर भी मेरे पिता को मेरी इस इच्छा पर गर्व हुआ। उन्होंने कहा, तू बहुत पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बन, मैं तेरे साथ हूँ। उन्होंने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा और तब से मेरे माता पिता ने अपनी मेहनत की कमाई से मेरी शिक्षा के लिए पैसे बचाने शुरू कर दिए। लोग अक्सर मेरे माता पिता से कहते थे कि वे अपनी बेटी को डॉक्टर नहीं बना पाएंगे क्योंकि हम गरीब थे। ये बातें मुझे बहुत चुभती थी, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने कड़ी मेहनत की और सबको गलत साबित कर दिया। आखिरकार मैंने सरकारी कॉलेज में प्रवेश पा लिया। नीट परीक्षा की तैयारी में मैंने दिन रात एक कर दिए थे ताकि मैं सरकारी कॉलेज में दाखिला ले सकूं और मेरी शिक्षा का खर्च कम हो सके। मेरा सपना था कि मैं बड़ी डॉक्टर बनकर अपने माता पिता को वह सारी सुविधाएं दूं जो अमीर लोगों के घरों में होती हैं। मैं उनकी सेवा करना चाहती थी और उनका नाम रोशन करना चाहती थी। मेरी मेहनत रंग लाई। मैंने पीएचडी करने का निर्णय लिया और उसी कॉलेज में अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। मेरा पहला साल भी पूरा हो गया था और मेरे माता पिता और मैं बेहद खुश थे। मैं अब बड़ी डॉक्टर बनने जा रही थी और अपने माता पिता के लिए सारे सपने पूरे होने का समय नजदीक आ रहा था। मैं उनके लिए एक आरामदायक जीवन चाहती थी। पिताजी ने मेरी पढ़ाई के लिए जो कर्ज लिया था, उसे भी मैं अब चुका पाऊंगी। मैं उनके लिए वही जीवन देना चाहती थी जो मैंने हमेशा उनके लिए देखा था। मुझे आज भी याद है कि उन्होंने कितनी कठिनाइयों का सामना किया। कई बार वे खुद भूखे रहे, लेकिन मेरे लिए खाना लाते थे। मैंने उनसे पैसे बचाने का तरीका सीखा और कई बार अपनी पसंदीदा चीजें भी नहीं मांगी। इस वजह से मेरे माता पिता कहते थे कि मैं बहुत समझदार हो गई हूँ। वे मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे। अब पढ़ाई के साथ साथ मैंने आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रूप में नौकरी भी शुरू कर दी थी। मेरा सपना था कि मैं लोगों की सेवा करूं और अपने माता पिता का नाम ऊंचा करूं। 2024 का साल शुरू हो गया था। मुझे गणपति और दुर्गा पूजा बहुत पसंद थी। अब तो मैं डॉक्टर भी बन गई थी, इसलिए मैंने अपने माता पिता से कहा, इस साल हम गणपति और दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाएंगे। अब हमारे पास पैसे भी हैं। आपकी बेटी एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बनने वाली है। मेरी यह बातें सुनकर मेरे माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, इस साल हम जरूर दुर्गा पूजा साथ मनाएंगे। अब तो मेरे माता पिता मेरी शादी के बारे में भी सोचने लगे थे। लेकिन पिताजी ने साफ साफ कहा, मेरी शादी की चिंता आप मत करो। शादी के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? इस पर मैंने कहा, आप ये सारी चीजें मुझे पर छोड़ दीजिए। अब मैं बड़ी डॉक्टर बनने वाली हूँ। हमारी जिंदगी में अच्छे दिन आने वाले हैं। जब सही जीवन साथी मिलेगा, तब मैं शादी करूंगी। मेरे माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते थे जब भी मैं ऐसा कुछ कहती थी। उन्हें खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हो जाती थी। बचपन से मैंने अपनी माँ को हमेशा पैसे बचाते हुए देखा था, लेकिन मेरे लिए वे कभी खर्च करने से पीछे नहीं हटती थीं। मेरी पसंद नापसंद उन्हें हमेशा पता होती थी।
मुझे बड़ा करने के लिए उन्होंने बहुत त्याग किए, अपनी इच्छाओं को दबा दिया। इसलिए अब मेरी बारी थी उनके लिए कुछ करने की। मैंने अपने पहले वेतन से माँ के लिए सोने की चूड़ियाँ बनवाईं। चूड़ियाँ देखकर माँ बहुत खुश हुई और उन्होंने मुझे खुशी खुशी गले लगा लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। पिछले 6 महीनों से मुझे नाइट शिफ्ट भी मिलने लगी थी। कभी हफ्ते में एक बार नाइट ड्यूटी होती थी, तो कभी कभी हफ्ते में 24 से 36 घंटे लगातार काम करना पड़ता था। इसका कारण मैं आगे आपको अपनी कहानी में बताऊंगी। 2024 का अगस्त महीना मेरे लिए कितना घातक साबित होगा, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पिताजी सिलाई का काम करते थे। वे 63 साल के थे, लेकिन उन्होंने अब तक काम करना नहीं छोड़ा था। एक बार वे बीपी की दवाइयाँ लेना भूल सकते थे, लेकिन काम करना नहीं भूलते थे। हमेशा मुझे उन्हें समय पर दवाई लेने के लिए कहना पड़ता था। हंसते हुए वे कहते थे, हाँ बेटी, लेता हूँ। माँ भी हमेशा कहती थी, तू हमारी बेटी और बेटा दोनों है। मैं वैसे भी बहुत प्यारी थी, मेरे नाम में ही प्यार छिपा था। जब मैं कॉलेज जाती या ड्यूटी पर होती, तो अक्सर कानों में कुछ गलत कामों के बारे में सुनने को मिलता। हमारे सीनियर्स और डॉक्टर भी इस पर कभी कभी फुसफुसाते थे, लेकिन मैंने खुद को इन सब चीजों से हमेशा दूर रखा। हाँ, लेकिन जब किसी छात्र के साथ अन्याय होता या किसी मरीज से ज्यादा पैसे वसूले जाते, तो मुझे बहुत बुरा लगता। मैं जब आवाज उठाती, तो हमारे प्राचार्य संदीप घोष मुझ पर चिल्लाते थे। प्राचार्य होने के कारण हम सभी उनसे डरते थे, लेकिन मैंने भी उनके बारे में बहुत कुछ सुना था कि वे अस्पताल में क्या क्या करते हैं। कभी भी आवाज उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं इन बड़े बड़े लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन जब अस्पताल में दवाइयों की कालाबाजारी की बात सामने आई, तो मैं शांत नहीं रह सकी। मैंने बोलना शुरू किया। मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही थी। मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाया जाने लगा और मेरे काम के घंटे भी बढ़ा दिए गए थे। फिर भी मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। कभी कभी मैं अपने पिता को ये बातें बताती थी, लेकिन वे मुझे कहते थे, बेटी, तुम इन सब चीजों में मत पड़ो। हम गरीब लोग हैं, ये बड़े लोग हैं। इनके हाथ बहुत ऊंचे तक पहुंचते हैं। ये तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर देंगे। हम साधारण लोग हैं, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। पिताजी के शब्द बिल्कुल सही थे। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। इसलिए पिछले 6 महीनों से मैं प्राचार्य और विभाग के उत्पीड़न को सहन कर रही थी और शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ अपना काम कर रही थी। शायद इन्हें मुझसे कोई खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए उन्होंने पहले से ही मेरे खिलाफ कोई योजना बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन मुझे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। कभी कभी मेरे दोस्त और मैं इस विषय पर चर्चा करते थे, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। हमारे अस्पताल में बहुत से गलत काम होते रहते हैं, लेकिन हम हमेशा कुछ बोलने से पहले ही चुप हो जाते हैं, क्योंकि हमें इन चीजों में उलझना नहीं था। खैर, हमारे अस्पताल में 2019 में संजीव रॉय नाम का व्यक्ति भर्ती हुआ। वह अस्पताल की पुलिस चौकी में काम करता था और पिछले 4 से 5 साल से यही था, इसलिए उसे हर विभाग की पूरी जानकारी थी। कई मरीजों को वह बेड दिलवाता था और इसके बदले उनसे पैसे लेता था। संजीव रॉय की नज़र बहुत बुरी थी। वह अस्पताल में आने वाली हर महिला को गलत नज़रों से देखता था। इसके बारे में भी कई बार चर्चा होती थी, लेकिन वह प्राचार्य का खास आदमी था और हमेशा उनके लिए काम करता था। इसी वजह से हमने कभी उसकी शिकायत करने का विचार नहीं किया, क्योंकि हम बेवजह के विवादों से दूर रहना चाहते थे। लेकिन हाँ, उसकी नज़रें बहुत खतरनाक थीं। किसी भी लड़की के सामने होते ही उसकी नज़रें उसे घूरती थीं, मानो खा जाएंगी। इसलिए मैं हमेशा उससे दूर ही रहती थी। उस दिन जब मैं घर से काम पर जाने के लिए निकली, तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह मेरा आखिरी दिन होगा। मैं अपने घर से निकलते वक्त अपने माता पिता और छोटे से घर को आखिरी बार देख रही थी, मगर मुझे इसका बिल्कुल एहसास नहीं था। मैंने बस माँ से कहा, पिताजी को समय पर दवाई दे देना, और मैं यह कहकर घर से बाहर निकली। 8 अगस्त को
मैं पूरा दिन काम में व्यस्त थी, अपने मरीजों की देखभाल कर रही थी। हमारे सेमिनार हॉल के पास एक कमरे का निर्माण चल रहा था, इसलिए ऊपर नीचे आने जाने का बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं था। हम सब वार्ड में इकट्ठा थे, 4-5 डॉक्टर मेरे साथ थे और हम कुछ चीजों पर चर्चा कर रहे थे। उसी दौरान संजीव रॉय भी वहां था और वह मुझे घूर रहा था, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद वह वहां से चला गया और हम सब ने खाना खाया। फिर सब अपने अपने काम में लग गए। मैं थोड़ी फ्री थी, इसलिए मैंने रात को माँ को फोन किया। जब तक मैं माँ को फोन नहीं करती, वे और पिताजी खाना नहीं खाते थे। उन्हें बताना पड़ता था कि मैंने खाना खा लिया है, तभी वे खाना खाते थे। उस दिन भी मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह मेरी माँ से आखिरी बातचीत होगी। माँ ने फोन उठाया और मैंने पूछा, पिताजी समय पर दवाई ले रहे हैं न? ध्यान रखना, मेरी चिंता मत करो, मैंने खाना खा लिया है। पिताजी को बीपी की प्रॉब्लम थी, इसलिए समय पर दवाई लेना उनके लिए बहुत जरूरी था। एक बार पिताजी की दवाइयां रात में खत्म हो गई थीं। पिताजी ने सोचा कि एक दिन दवाई न लेने से क्या फर्क पड़ेगा, सुबह जाकर ले आऊंगा। लेकिन मैंने घड़ी में देखा, रात के 11 बज चुके थे। मैंने उसी समय सबका खाना रोक दिया और कहा, पिताजी की दवाई आने तक कोई खाना नहीं खाएगा। इतनी रात में भी मैंने उनके लिए दवाई का इंतजाम किया। लेकिन अब अस्पताल में ज्यादा काम होने की वजह से मुझे घर पर ध्यान देने का समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए माँ को ही सब कुछ बताना और याद दिलाना पड़ता था। उस दिन भी सब कुछ बिना भूले माँ को बताया और उनसे बात करके मैंने पूरे फ्लोर पर जाकर मरीजों का चेकअप किया। इसके बाद मैं आराम करने और अपनी पढ़ाई के लिए तीसरी मंजिल पर सेमिनार रूम पहुंची, लेकिन मुझे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। सेमिनार रूम में पहुंचकर मैंने अपनी किताबें खोली और कुछ देर पढ़ाई की। माहौल शांत था, चारों तरफ सन्नाटा था। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि कुछ देर आराम कर लूं, क्योंकि अगले दिन भी काफी काम था। भी अचानक से मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब मैंने पलट कर देखा तो वहां संजीव रॉय खड़ा था। उसकी नजरें वही पुरानी, गंदी और खतरनाक थीं। मेरा दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। मैंने खुद को संभालते हुए उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह बिना कुछ कहे धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरी सांसें तेज हो गईं। पूरे अस्पताल में उस समय कोई नहीं था जो मेरी आवाज सुन सके। मैंने जितनी जोर से हो सके चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। डर ने मुझे जकड़ लिया था। संजीव रॉय अब बिल्कुल पास आ चुका था। उसकी आंखों में वही नीच भाव थे जो हर बार मुझे असहज कर देते थे। मैं पीछे हटने लगी, लेकिन रूम की दीवार मेरे पीछे थी। उस समय मुझे सिर्फ अपने माता पिता का चेहरा याद आ रहा था, माँ जो हमेशा कहती थी कि मुझे सतर्क रहना चाहिए, और पिताजी जो हमेशा कहते थे कि मैं उनकी बहादुर बेटी हूँ। लेकिन उस पल में मैं खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी। संजीव ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। वह कुछ कदम पीछे हटा, लेकिन उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी। मैं भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर ने मेरे पैरों को जैसे जकड़ लिया था। संजीव ने फिर से मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, पर तभी मुझे याद आया कि कमरे के बाईं ओर एक खिड़की थी। मैंने तुरंत उसकी तरफ दौड़ लगाई। मुझे नहीं पता था कि वह खिड़की मुझे किस दिशा में ले जाएगी, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही मैंने खिड़की खोली और बाहर झांका, देखा कि यह तीसरी मंजिल की खिड़की थी, नीचे सीधी गिरावट। मैंने एक पल के लिए सोचा, क्या यही मेरा अंत है? लेकिन उस समय वह खिड़की ही मेरा एकमात्र रास्ता थी। पीछे मुड़ने का कोई सवाल नहीं था। संजीव अब पूरी ताकत से मेरी तरफ दौड़ पड़ा। मैंने बिना सोचे समझे खिड़की से छलांग लगा दी। जैसे ही मैं गिर रही थी, मुझे सिर्फ एक ही ख्याल आया, क्या मैं फिर कभी अपने माता पिता को देख पाऊंगी? मेरी आंखों के सामने उनका चेहरा घूम गया, और तभी जमीन से टकराने की तीव्र पीड़ा ने मुझे अपने आगोश में ले लिया।
सब कुछ धुंधला हो गया और अंधेरा छा गया। उस रात मैंने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये मेरी आखिरी लड़ाई होगी। अब, इस दुनिया से जाते हुए, मैं सिर्फ एक चीज चाहती हूँ, संजीव रॉय जैसे लोगों को कभी भी किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद न करने दिया जाए। हमारे अस्पताल में कितने गलत काम होते हैं, इसके बारे में हम हमेशा चर्चा करते हैं, लेकिन अंत में चुप रह जाते हैं, क्योंकि हम इन चीजों में उलझना नहीं चाहते। 2019 में हमारे अस्पताल में संजीव रॉय नाम का व्यक्ति भर्ती हुआ। वह अस्पताल की पुलिस चौकी में काम करता था और 4-5 साल से यही था, इसलिए उसे हर विभाग की पूरी जानकारी थी। वह कई मरीजों को बेड दिलवाता था और इसके लिए उनसे पैसे लेता था। संजीव रॉय की नजरें बहुत खराब थीं। वह अस्पताल में आने वाली हर महिला को गलत नजर से देखता था। इस बारे में हम कई बार चर्चा करते थे, लेकिन वह प्राचार्य का बहुत खास आदमी था और हमेशा उनके लिए काम करता था। इसीलिए हमने कभी उसकी शिकायत करने का सोचा नहीं, क्योंकि बेवजह का विवाद नहीं चाहते थे। लेकिन उसकी नजरें बहुत खतरनाक थीं, जो किसी भी लड़की के सामने होते ही उसे घूरती थीं। इसलिए मैं हमेशा उससे दूर रहती थी। एक दिन, जब मैं घर से काम पर जाने लगी, तो मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि यह मेरा आखिरी दिन होगा। मैंने अपनी माँ से कहा, पिताजी को समय पर दवाई दे देना, और घर से बाहर निकल गई। 8 अगस्त को मैं दिन भर अपने मरीजों की देखभाल में व्यस्त रही। हमारे सेमिनार हॉल के पास एक कमरे का निर्माण चल रहा था, इसलिए ऊपर नीचे आने जाने का कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं था। हम सब वार्ड में इकट्ठा थे, 4-5 डॉक्टर मेरे साथ थे और हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय संजीव रॉय भी वहीं था और वह मुझे घूर रहा था, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद वह वहां से चला गया और हम सब ने खाना खाया। फिर सभी अपने अपने काम में लग गए। मैं थोड़ी फ्री थी, इसलिए मैंने रात को माँ को फोन किया। जब तक मैं उन्हें फोन नहीं करती, वे और पिताजी खाना नहीं खाते थे। उन्हें बताना पड़ता था कि मैंने खाना खा लिया है, तभी वे खाना खाते थे। उस दिन भी मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह मेरी माँ से आखिरी बातचीत होगी। फोन उठाते ही मैंने पूछा, पिताजी समय पर दवाई ले रहे हैं न? ध्यान रखना, माँ ने कहा, मेरी चिंता मत करो, मैंने खाना खा लिया है। मेरे पिताजी को बीपी की समस्या थी, इसलिए समय पर दवाई लेना उनके लिए बहुत जरूरी था। मुझे हमेशा उनका ध्यान रखना होता था। एक बार पिताजी की दवाई रात में खत्म हो गई थी। उन्होंने सोचा, एक दिन दवा न लेने से क्या फर्क पड़ेगा, सुबह जाकर ले आऊंगा, लेकिन मैंने देखा कि रात के 11 बज चुके थे। मैंने सबका खाना रोक दिया और कहा, पिताजी की दवाई आने तक कोई खाना नहीं खाएगा। इतनी रात में मैंने उनके लिए दवा का इंतजाम किया। लेकिन अब अस्पताल में ज्यादा काम होने की वजह से मुझे घर पर ध्यान देने का समय नहीं मिल पा रहा था। इसलिए माँ को ही जबरदस्ती सब कुछ बताना पड़ता था। उस दिन भी सब कुछ बिना भूले बताया और माँ से बात करके मैंने पूरे फ्लोर पर जाकर मरीजों का चेकअप किया। इसके बाद मैं आराम करने और पढ़ाई के लिए तीसरी मंजिल पर सेमिनार रूम पहुंची। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वहां मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। जैसे ही मैं रूम में पहुंची, मुझे संजीव की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसकी नजरें मुझे घूर रही थी और मुझे डर लगने लगा। मैंने खुद को संभालते हुए खुद से कहा कि मुझे इस स्थिति से बाहर निकलना होगा। लेकिन उस समय मुझे अपनी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। मैंने खुद को समझाया कि मैं मजबूत हूँ, लेकिन उसकी आंखों में छिपा खतरा मुझे बुरी तरह से जकड़ रहा था। मेरे मन में एक ही ख्याल आ रहा था, क्या मैं फिर कभी अपने माता पिता को देख पाऊंगी? उस पल मैंने फैसला किया कि मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर मुझे इस स्थिति से बाहर निकलना है, तो मुझे कुछ करना होगा। संजीव की हरकतें अब मेरी सहन शक्ति से परे थीं। मुझे खुद को बचाने के लिए कोई उपाय निकालना था। मैं जितना हो सके शांत रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से डर मुझे तोड़ रहा था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या मैं इससे बच पाऊंगी? उस दिन मैंने अपने डर का सामना किया, लेकिन उस दिन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
नहीं पढ़ा था कि वहां जाना मना है। मुझे तो अब पता चला कि बगल में बिल्डिंग का काम चालू होने के कारण ऊपर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। मैं तो वहां चली गई। दोपहर के 2-3 बजे तक मैंने अपनी पढ़ाई की। मैंने सोचा अब थोड़ा सो लेना चाहिए। 36 घंटे की ड्यूटी के कारण बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रही थी। मरीजों की सेवा में लगे रहने के कारण खुद पर ध्यान देने का समय नहीं मिल पा रहा था। दूसरों को जीवन दान देने वाली मैं अपने जीवन की देखभाल के लिए समय नहीं निकाल पा रही थी। इसलिए किताबें और डायरी बंद करके सेमिनार हॉल में ही शांत होकर सो गई। इतनी गहरी नींद में थी कि सेमिनार हॉल में कौन आ रहा है, जा रहा है, इसका भी मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर सुबह के समय संजी रॉय शराब पीकर सेमिनार हॉल में आया। इसका भी मुझे पता नहीं चला क्योंकि मैं बहुत गहरी नींद में थी। उसके आते ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी और उसके अंदर का राक्षस जाग गया। वह मेरे पास आया और उसने मेरे शरीर को छुआ। नींद में होने के कारण मुझे ज्यादा समझा नहीं आया, लेकिन जब शरीर पर उसके हाथ फिरने लगे तब मैं जाग गई। सामने संजीव रॉय जैसे दुष्ट व्यक्ति को देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई। नींद में होने के कारण खुद को संभालने में मुझे समय लगा। मैंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने बहुत ज्यादा शराब पी हुई थी। उसके मुंह से बदबू आ रही थी और मुझे समझ में आ गया कि वह बात सुनने की हालत में नहीं था। मैं उससे मिन्नतें कर रही थी, उसे छोई देने के लिए कह रही थी, लेकिन उसे जरा भी तरस नहीं आ रहा था। आखिरकार मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब वह थोड़ा डर गया और जल्दी जल्दी उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मेरी आवाज निकल न सके। मैं उससे लड़ रही थी, मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि कोई मेरी आवाज सुन ले, लेकिन उस रात मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि उस रात ऊपर वाले फ्लोर पर किसी को आने की इजाजत नहीं थी। अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरे खिलाफ सारा षड्यंत्र पहले से ही करवाया गया था। मैं उस दरिंदे को अपने से अलग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं उसमें ताकत कहाँ से आ गई थी। उसने मेरा गला दबाया था। खुद को बचाने की कोशिश में मेरे नाखून मेरे ही खून से सने हुए थे। मेरे शरीर पर अनगिनत वार किए गए, जब तक कि मेरी जांघ की हड्डी टूट नहीं गई। मेरी फैली हुई टांगें और घायल हुए मेरे जनांग। इतना सब कुछ सहने के बाद भी मैंने उन पुरुषों की क्रूरता का मुकाबला किया था। लेकिन काश उन पुरुषों के अंदर जरा सी भी इंसानियत बची होती। अगर उन्होंने मुझे मारते वक्त सोचा होता कि मेरे दर्द से उन्हें भी कुछ महसूस हो, तो शायद मैं अपनी आखिरी सांस तक जिंदा रह पाती। पर वो दरिंदे हैवान बनकर मुझे बर्बाद कर चले गए। उस दिन सिर्फ मेरे शरीर का ही नहीं, मेरी आत्मा का भी बलात्कार हुआ। और आखिरकार उस ट्रेनिंग डॉक्टर मोमिता ने दुनिया से अलविदा कह दिया। उन्होंने मुझे जिंदा रहते हुए मार डाला और मेरी हत्या कर दी। मेरे नंगे शरीर पर आधा अधूरा कपड़ा डालकर ऐसे चले गए जैसे उन्होंने कुछ किया ही न हो। मेरी आत्मा तड़पती रही, मेरे सपने अधूरे रह गए। हर दिन 10 से 12 घंटे की मेहनत के बाद मैं यहाँ तक पहुंची थी। मेरे और मेरे परिवार के सारे सपने एक ही रात में बिखर गए। मेरे लिए पूरा दिन सिर्फ एक काम था, मुझे किताबों के अलावा कुछ भी नहीं पता था। मुझे एमडी में गोल्ड मेडल चाहिए था, मुझे टॉप डॉक्टर बनना था। मैंने अपनी डायरी में भी यह लिखा था, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे बड़े संघर्षों से पढ़ाया था। लेकिन एक रात में उनकी सारी मेहनत और मेरी सारी पढ़ाई बेकार हो गई। अगले दिन क्या हुआ, कैसे अपराधी पकड़े गए, ये सब आपको पता है। लेकिन फिर भी अगले दिन सुबह मेरे घर तक ये खबर पहुंचती है कि आपकी बेटी ने अस्पताल में आत्महत्या कर ली। माँ तो बस सब कुछ खत्म हो गया कहकर रोने लगी। पिताजी तो सोचने की हालत में भी नहीं थे। पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदारों ने उन्हें संभाला और अस्पताल लेकर आए। दौड़ते हुए आए मेरे माता पिता अपनी बेटी को आखिरी बार देखना चाहते थे, पर उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया, क्योंकि अंदर मेरी हत्या के सबूत मिटाए जा रहे थे। मेरी मां गिड़गिड़ा रही थी, बेटी को एक बार देखने दो कहकर रो रही थी। पूरे 3 घंटे बाद मेरे माता पिता को मुझे देखने की इजाजत मिली।
अपनी घायल और अधनंगी बेटी को देखकर वो तुरंत समझ गए ये आत्महत्या नहीं हो सकती। हमारी बेटी आत्महत्या करने वाली नहीं थी। इतना बड़ा हंगामा देखकर आखिरकार पुलिस बहुत देर से वहां पहुंची। पूछताछ शुरू हुई और तब तक काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। जनता के आक्रोश से संजय राय अपने हेडफोन के सहारे पकड़ा गया। बिना कुछ कहे उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। फिर उसे गिरफ्तार करवाया और मामला वहीं खत्म कर दिया गया, क्योंकि अदर मेरी हत्या के सबूत मिटाए जा रहे थे। मेरी मां गिड़गिड़ा रही थी, बेटी को एक बार देखने दो कहकर रो रही थी। पूरे 3 घंटे बाद मेरे माता पिता को मुझे देखने की इजाजत मिली। अपनी घायल और अधनंगी बेटी को देखकर वो तुरंत समझ गए ये आत्महत्या नहीं हो सकती। हमारी बेटी आत्महत्या करने वाली नहीं थी। इतना बड़ा हंगामा देखकर आखिरकार पुलिस बहुत देर से वहां पहुंची। पूछताछ शुरू हुई और तब तक काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। जनता के आक्रोश से संजय राय अपने हेडफोन के सहारे पकड़ा गया। बिना कुछ कहे उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और मामला वहीं खत्म कर दिया गया। लेकिन मेरे सपने, मेरी मेहनत और मेरे माता पिता के अरमान सब खत्म हो गए। कोई कह रहा है कि मेरे साथ सिर्फ बलात्कार हुआ है, तो कोई कह रहा है कि यह सामूहिक बलात्कार था। मेरी योनि में पाए गए 151 ग्राम वीर्य को केवल एक आरोपी का बताया जा रहा है। क्या मेरे साथ हुआ सामूहिक बलात्कार दबाया जा रहा है? अचानक मरम्मत के नाम पर घटनास्थल की दीवारें तोड़ी जाने लगीं। इमरजेंसी रूम में सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन जो वीडियो मिला था उसमें अब तक कोई सच्चाई सामने क्यों नहीं आई? क्या बलात्कार और मुझे मारने की साजिश में बड़े चेहरों को बचाने के लिए सबूत मिटाए जा रहे थे? जनता के बीच घुसकर क्या उन दरिंदों के कुछ लोगों ने अस्पताल में आकर सारे सबूत नष्ट कर दिए थे? क्या मेरे साथ अत्याचार करने वाले उन लोगों को छोड़कर उन्हें फिर से जीने का मौका दिया जा रहा था? अब मुझे न्याय मिलेगा या नहीं? मेरे साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, क्या कभी पता चलेगा? क्या संजय राय को कभी फांसी होगी या नहीं? अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो जल्दी ही आपके सामने एक और निर्भया आ जाएगी, एक और मौमिता आ जाएगी। ये मत भूलो कि वो कोई बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, बहू हो सकती है, पत्नी हो सकती है, लेकिन होगी तो वह एक औरत ही। 2012 में भी मेरे जैसे ही एक और लड़की के साथ अन्याय हुआ था। उसके आरोपियों को 7 साल बाद फांसी की सजा मिली थी। उसे बहुत देर से न्याय मिला। अगर हमारी जैसी दूसरी निर्भया नहीं चाहिए तो मुझे न्याय दिलाओ। क्या मेरे माता पिता को उनकी बेटी से दोबारा मिलने का मौका मिलेगा? मैंने एक डॉक्टर बनकर सभी की सेवा करने का फैसला किया था, सबको एक देवता के रूप में बचाने का निर्णय लिया था, लेकिन खुद को बचाने में मैं असफल रही। मैं मौमिता एक अनसुलझी गुत्थी बनकर रह गई। जीते हुए लोगों की सेवा करके खुशी से जीने का मेरा सपना अधूरा ही रह गया। मेरी हत्या और बलात्कार की गुत्थी अब सुलझती नजर नहीं आ रही। मैं वही ट्रेनी डॉक्टर बोल रही हूँ, डॉक्टर मौमिता, जो कुछ दिन पहले तक आप में से ही एक थी। बिना किसी गलती के मैंने अपनी जिंदगी खो दी। काश उन लोगों में कुछ दया होती तो आज ये महिला डॉक्टर जिंदा होती। मेरे माता पिता अभी तक इस दुख से उबर नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी मजबूती से खड़े होकर मुझे न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पिता की केवल एक ही बेटी थी। आज भले ही मैं अल्लाह के पास आ गई हूँ, मगर अब आप सभी मेरे बेटे बेटियां मेरे माता पिता की संतान हो। एक बेटी चली गई, लेकिन हजारों बेटे बेटियां उन्हें मिल गए हैं। इसलिए कृपया मेरे माता पिता का ध्यान रखना। मेरे पिता बहुत स्वाभिमानी हैं। वे किसी का पैसा नहीं लेंगे या मदद भी नहीं मांगेंगे। यह मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बस इतना सा करना, जब भी मम्मी पापा को जरूरत पड़े तो उनका साथ देना। और आज ऐसी आवाज उठाना कि कभी भी किसी माता पिता से उनकी बेटी दूर न हो। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करती हूँ और इसलिए ही मुझे सबसे ज्यादा दुख हो रहा है। दोस्तों, मुझे न्याय दिलाओ, आरोपियों को सजा दिलाओ, आवाज उठाओ, मेरे माता पिता का सहारा बनो, उनकी मदद करो।
सच में, भले ही मैं अब नहीं हूँ, लेकिन अब आप ही उनकी संतान बनो। मुझे न्याय देने के लिए आवाज उठाओ। मुझे न्याय मिलेगा या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताओ।